गर्मी में मिट्टी के गड्ढे के नीचे ससुराल की ठंडी रसोई। दोपहर का समय था। घर के अंदर पूरा परिवार बैठा हुआ था। वहीं घर के बाहर एक बहुत ही छोटी सी कच्ची रसोई बनी थी, जिसकी छत टिन की थी। रसोई के अंदर मिट्टी के चूल्हे पर राधिका खाना बना रही थी। हे भगवान, मैं तो सच में परेशान हो गई हूँ। अभी तो मुझे इस घर में आए हुए बस 1 महीना ही हुआ है और इस 1 महीने में मैं कितनी परेशान हो गई हूँ, ये तो बस मैं ही जानती हूँ। ये रसोई है या कोई ओवन? देखो कितनी छोटी सी है। ऊपर से गर्मी की वजह से ये टीन की छत तप रही है। मुझे तो इसमें खाना बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। परेशान हो गई हूँ मैं। अरे बहू, खाना कब लाएगी? इतना समय क्यों लग रहा है खाना बनने में? क्या आज सबको भूखा ही मारेगी? अरे माँ जी, बस आप लोग रुकिए, मैं बस लाती हूँ। राधिका जल्दी जल्दी खाना बनाने लगती है। अंदर पंखे की हवा में बैठकर बोलना कितना आसान है। सब घर वाले तो ऐसे बोलते हैं जैसे यहाँ मैं फ्री में बैठी हूँ, कुछ कर ही नहीं रही। अरे यहाँ इस भट्टी में खाना बनाना कितना कठिन काम है, ये सिर्फ मुझे ही पता है। कितनी गर्मी लगती है। पहले से ही तो बाहर का टेम्परेचर इतना हाई हो गया है। राधिका जैसे तैसे खाना तैयार करती है और फिर वो सभी घर वालों को खाना सर्व करती है। कुछ समय बीत जाता है। रात हो गई थी। राधिका रसोई में रात का खाना बना रही थी। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई हूँ? रात हो गई, बाहर का टेम्परेचर कम हो गया है, लेकिन मेरी ये रसोई ये अभी भी कितनी गर्म है। अभी भी कितनी गर्मी लग रही है। मैं तो ना इसमें बैठे बैठे ही उबल जाती हूँ। मुझे तो अब चक्कर आने लगे हैं। परेशान हो गई हूँ मैं इसमें सुबह शाम खाना बनाते बनाते। तभी यामिनी जी वहाँ आ जाती हैं। अरे बहू, क्या हुआ? क्यों खुद से बड़बड़ा रही है? अरे माँ जी, आपको पता है ना ये रसोई कितनी बेकार है, कितनी गर्मी लगती है इसमें। मैं परेशान हो गई हूँ सच में। अरे बहू, अब हम क्या करें? छोटी रसोई है, थोड़ा देख लेना अपने हिसाब से। वैसे तो हम अपनी रसोई को घर के अंदर ही बना लेते, लेकिन तू ही देख, हमारा जो एक कमरा है वो कितना छोटा है। अब उसमें भी हम अगर किचन बना लेंगे तो फिर कितनी ही जगह बचेगी, हम सोएंगे कहाँ? इसलिए तू थोड़ा झेल ले ये सब। हाँ हाँ माँ जी, ठीक है, मैं झेल ही रही हूँ गर्मी, पर सच में परेशान हो जाती हूँ मैं तो। यामिनी जी वहाँ से चली जाती हैं। अगली सुबह घर के आंगन में घर के छोटे बेटे रोहित और मोहित आराम से बैठे हुए थे। तभी यामिनी जी वहाँ आती हैं। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? यहाँ आराम से नवाबों की तरह बैठे हो। जो तुम्हारा बड़ा भाई है राघव, वो बेचारा सुबह सुबह काम पर निकल गया है। बस वही है एक घर पर कमाने वाला। तुम दोनों से तो कुछ काम ही नहीं होता है। अरे तुम भी अपने भाई के साथ काम पर जाया करो, नहीं तो तुम्हारा शादी ब्याह कभी नहीं होगा। थोड़ा काम वाम करो, पैसे कमाओ, जिससे हमारे घर के हालात ठीक हो जाए। अरे अगर तुम दोनों पैसे कमाने लगोगे तो हम अपना पक्का घर नहीं बनवा लेंगे। और जो बहू है हमारी, बाहर रसोई में कितनी परेशान होती है गर्मी से, उसके लिए एक अच्छी रसोई बनवा लेंगे। अरे माँ, आप देखो ना, बाहर कितनी तेज धूप हो रही है। हाँ माँ, इतनी धूप में काम करने जाएंगे तो हम पक्का बीमार पड़ जाएंगे। फिर हमारे इलाज में क्या पैसे खर्च नहीं होंगे? इससे अच्छा तो हम घर पर ही ठीक है। अरे यामिनी, तू किन सांडों के पीछे पड़ी है? अरे ये 1 नंबर के कामचोर हैं दोनों। रोहित और मोहित बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। दोपहर का समय हो जाता है। पूरा परिवार कमरे में बैठा हुआ बात कर रहा था। मैंने तो चौपाल पर सुना है कि अब टेम्परेचर और बढ़ेगा, गर्मी और ज्यादा पड़ेगी और बारिश का तो कोई अता पता ही नहीं है। अगर बारिश हो जाती तो सच में थोड़ी राहत मिल जाती। बाबूजी, सोई में परेशान हो जाती हूँ खाना बनाते बनाते। मुझे तो चक्कर आने लगते हैं और मेरी तो स्किन देखो, गर्मी की वजह से कितनी काली हो गई है। परेशान हो गई हूँ मैं इस गर्मी से। अगर बारिश हो जाए तो सच में मजा आ जाएगा। अरे बारिश होने से कोई मजा नहीं आएगा बहू। हमारा घर कच्चा है, फिर घर में पानी भरेगा। हमारे लिए कुछ सही नहीं है, ना ही बारिश और ना ही गर्मी। माँ जी, गर्मी ने तो नाक में दम ही कर दिया है। मुझसे तो गर्मी में खाना वगैरह नहीं बनता। और सुन लीजिए, अगर इस दोपहर में अगर कोई मेरे से खाना बनाने की बोलेगा तो मुझसे तो कतई नहीं बनने वाला। सब बात ही कर रहे थे, तभी वहाँ यामिनी जी के कुछ खास रिश्तेदार आ जाते हैं। अरे राम राम, आइए आइए, और बताइए कैसे आना हुआ इतनी धूप में? यामिनी जी उन्हें पानी देती हैं और फिर राधिका के पास आती हैं। अरे बहू, मेहमान आए हैं, इनके लिए कुछ चाय नाश्ता वगैरह तैयार कर ले जल्दी से। लो कर लो बात। मैं तो अभी बोल रही थी कि अगर मेहमान आ गए तो मेरे से खाना वगैरह भी नहीं बनेगा, और देखो असल में मेहमान आ ही गए। भगवान ने ये वाली बात कितनी जल्दी सुन ली। वैसे मैं रोज हाथ जोड़कर बोलती हूँ कि मेरी ठंडी रसोई हो जाए, वो वाली बात तो नहीं सुनते। राधिका दुखी मन से अपनी रसोई में नाश्ता बनाने के लिए आ जाती है। राधिका को रसोई में आकर बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता। पूरे पसीने में भीग गई हूँ, कितना पसीना आ रहा है, और गर्मी से तो हाल बेहाल हो गया है। और इन मेहमानों को अभी ही आना था दोपहर में, और देखो पूरे 4-5 लोग आए हैं। पता नहीं कितना खाएंगे। मैं तो परेशान हो जाऊंगी बनाते बनाते। चलो कोई बात नहीं, मेहमान ही है। वैसे भी कहते हैं कि मेहमान तो भगवान होते हैं। अब मुझे उनके लिए कुछ बनाना ही होगा।
राधिका नाश्ता तैयार कर रही होती है, तभी उसकी ननद अवनी वहाँ आती है। भाभी मैं आपकी मदद करवाऊँ क्या? हाँ हाँ करवा दो अवनी, थोड़ी मदद हो जाएगी मेरी। अवनी रसोई के अंदर आती है और नाश्ता बनाने में राधिका की मदद करने लगती है, लेकिन अवनी थोड़ी ही देर में गर्मी से परेशान हो जाती है और उसे चक्कर आ जाते हैं। भाभी मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। राधिका जल्दी से अवनी को पानी पिलाती है। अरे अवनी, तुम थोड़ी कमज़ोर हो और तुमसे ये गर्मी वगैरह नहीं झेली जाएगी। मैं तो रोज़ यहाँ रहती हूँ, थोड़ा बहुत तो मैं झेल ही लेती हूँ, लेकिन तुम नहीं झेल पाओगी। तुम जाओ बाहर बैठो, मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ। अवनी वहां से चली जाती है। राधिका सबके लिए नाश्ता तैयार करती है। रात का समय हो जाता है। पूरा परिवार उस छोटे से कमरे में नीचे चटाई बिछाकर सो रहा था। एक छोटा सा टेबल पंखा चल रहा था। राधिका को नींद नहीं आ रही थी। हे भगवान, ये कैसी जिंदगी है। दिन भर उस भट्टी जैसी रसोई में परेशान हो और रात को इस कमरे में उबलो। जब जब मुझे खाना बनाने जाना पड़ता है तब तब ऐसा लगता है कि मैं सीधा तंदूर के अंदर जा रही हूँ। सोचती हूँ कि रात को चैन की नींद सोऊंगी, पर यहाँ भी बहुत गर्मी लगती है। सच में मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। राधिका खुद से बात करते करते सो जाती है। अगली सुबह राधिका अपनी छोटी सी रसोई में खाना बना रही थी, तभी वहाँ कुछ पड़ोसन आते हैं। अरे देखो तो शांति बेचारी नई बहू कैसे इस रसोई में उबल रही है। हाँ हाँ विमला, अरे हमारी रसोई को देख, एकदम बर्फ जैसी ठंडी रहती है। हमने तो मस्त एग्जॉस्ट फैन लगवा रखा है और हम तो अब अपनी रसोई में और अच्छा सिस्टम करेंगे जिससे हमारी रसोई एकदम ठंडी रहे। हमें तो खाना बनाने में बिल्कुल परेशानी नहीं आती। और इसे देख शांति, ऐसा लग रहा है जैसे पूरे पसीने में नहा कर आई हो। और इसका चेहरा देख गर्मी में कितना बेकार हो गया है। इसके शरीर पर तो गर्मी के दाने भी निकल आए हैं। शादी में तो कितनी सुंदर आई थी, अब तो एकदम काम वाली बाई लगने लगी है। दोनों पड़ोसने हैं वहाँ से चली जाती हैं। क्या करूँ मैं, मेरी मजबूरी है, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं सच में परेशान होकर पागल हो जाऊंगी। कुछ समय बीत जाता है। रात हो गई थी। राधिका रसोई में खाना बना रही थी। हे राम, आज तो गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ। मुझे तेज चक्कर आ रहे हैं, आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है। राधिका को चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाती है। तभी राघव वहाँ से गुजर रहा होता है। वो राधिका को देख लेता है। राधिका, राधिका, आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? राघव जल्दी से उसे उठाकर घर के अंदर ले जाता है। सब घर वाले वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। राघव उसके मुंह पर पानी के छींटे मारता है। थोड़ी देर बाद राधिका को होश आता है। लो आ गया होश। अरे बेचारी उस भट्टी जैसी रसोई में खाना बनाती है ना, इसलिए बेहोश हो गई होगी। अरे बहू उठ जा, कुछ नहीं हुआ है। जा कुएं से थोड़ा ठंडा पानी निकाल कर नहा ले, एकदम ठीक हो जाएगी। अरे दादी जी, ठंडे पानी से नहाने से मेरी रसोई थोड़ी ना ठंडी हो जाएगी। मैं ऐसे नहीं ठीक होने वाली, मैं क्या करूं? अरे बहू, अब हम क्या करें, हमारी मजबूरी है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये तेरे दोनों देवर हैं, ये एक नंबर के निकम्मे और कामचोर हैं। अगर ये दोनों भी कहीं काम धाम पर जा रहे होते तो कुछ पैसे कमाते तो आज सब कुछ ठीक हो जाता। हम एक अच्छी रसोई बनवा लेते। तुझे पता है बहू, इनकी तो ना सगाई भी नहीं हो रही। एक सगाई वाले आए थे पिछले महीने। जैसे ही उनको पता चला कि घर की हालत कैसी है और ये दोनों सांड की तरह घर में पड़े रहते हैं, तो रिश्ता ही तोड़ दिया उन्होंने। इनके पता नहीं ऐसे कितने रिश्ते टूट गए हैं, लेकिन तब भी इन दोनों बेशर्मों को कुछ समझ नहीं आता। अरे माँ जी, दादी जी, अब क्या ही कर सकते हैं, जो है सो है। अगले दिन राधिका घर के दरवाजे पर खड़ी हुई थी। बहुत हो गया, अब मैं इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। ना मैं अब रोज बेहोश होना चाहती हूँ, ना पड़ोसियों के ताने सुनना चाहती हूँ। अब मैं सब कुछ ठीक करूंगी। अब मैं अपनी रसोई को ठंडा करके ही मानूंगी। अगले दिन राधिका ने कुछ पुराने बोरे जमा किए। चलो इन बोरों को इस टीन की छत पर बिछा देती हूँ और इन पर पानी डाल देती हूँ। अब टीन ठंडी रहेगी और एकदम मुझे ठंडक मिलेगी। राधिका बोरों को रसोई की टीन वाली छत पर बिछा देती है और फिर पानी डाल देती है। फिर वो रसोई के अंदर आती है तो रसोई थोड़ी ठंडी हो गई थी। राधिका बहुत खुश हो जाती है, लेकिन 1-2 दिन बाद धूप की वजह से वो बोरे पूरी तरह खराब हो जाते हैं। लो, ये तो धूप से पूरे खराब हो गए हैं और मैं तो इन पर बार बार पानी नहीं डाल सकती, क्योंकि धूप से तो पानी तुरंत सूख जाता है। ये जुगाड़ तो मेरी फेल हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, राधिका हार नहीं मानेगी। मैं कुछ और जुगाड़ करूंगी। राधिका फिर से दिमाग लगाती है। वो देखती है कि रसोई में एक छोटी सी खिड़की थी जिससे बहुत ज्यादा गर्म हवा अंदर आ रही थी। अच्छा, तो ये सारी हवा, अच्छा तो सारी गर्म हवा यहाँ से आती है। इसके ऊपर मैं एक गीला कपड़ा करके बोरा टांग देती हूँ। फिर जो हवा बाहर से आएगी वो बोरे से टकराकर पक्का ठंडी हो जाएगी। मैंने तो देखा भी है कि लोग गांव में ऐसा ही करते हैं। राधिका तुरंत खिड़की पर एक गीला बोरा टांग देती है, लेकिन लू की वजह से कुछ ही देर में वो बोरा एकदम सूख जाता है और फिर गर्म हवा अंदर आने लगती है। लो, ये जुगाड़ भी फेल हो गई।
मैं बार बार बाल्टी लेकर इस पर पानी तो नहीं डाल सकती। ये तो कितनी जल्दी जल्दी सूख रहा है। मुझे कुछ परमानेंट और अच्छा जुगाड़ करना होगा इस रसोई के लिए। अगले दिन दोपहर का समय था। राधिका रसोई में खाना बना रही थी और खुद से बातें कर रही थी। अब तो सच में सहन नहीं होता, बिल्कुल भी सहन नहीं होता। कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने मायके भाग जाऊं, लेकिन कहाँ भागूंगी। अगर मायके गई तो माँ मुझको ही उल्टा सीधा सुनाएगी। वैसे भी माँ ने कहा था कि कभी भी परेशानी से भागना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। अब मैं भागूंगी नहीं, मैं इन सब दिक्कतों का सामना करूंगी। और वैसे भी ये मुझे अपने ससुराल वालों के लिए ही करना होगा। सब लोग कितने परेशान होते हैं इस गर्मी से। अगर मैं ही कुछ नहीं कर पाऊंगी तो कौन करेगा। अरे वाह, कुएं के अंदर कितनी ठंडक है माँ जी। बाहर तो इतनी गर्मी है, लेकिन यहाँ से कितनी ठंडी हवा आ रही है। अरे बहू, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है। ये कुआं तो कितना गहरा है ना, पूरा का पूरा गहरा गड्ढा है ये। और वैसे भी जमीन के अंदर तो ठंडक होती है, इसलिए यहाँ पर भी इतनी ठंडी हवा आ रही है। अच्छा, मतलब जमीन के अंदर गड्ढे में ठंडक रहती है, ये बात है। राधिका और यामिनी जी पानी भरकर घर लौटने लगती हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक छोटा सा गड्ढा दिखता है, जिसके अंदर जानवर आराम से सो रहे थे। अरे माँ जी, ये जानवर इस गड्ढे में क्यों बैठे हैं? इतनी गर्मी है, इन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है क्या? अरे नहीं नहीं बहू, उन्हें थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। उन्हें तो बहुत मजा आ रहा है। अब देख, जो मिट्टी होती है वो बहुत ज्यादा ठंडी होती है, इसलिए ये जानवर गर्मी से बचने के लिए ऐसे ही गड्ढों में बैठते हैं। और फिर सिर्फ जानवर ही क्यों, लोग तो ऐसे ही भी रहते हैं। मैंने भी देखा है फोन पे, लोग ऐसे जमीन के अंदर घर वगैरह बनाकर रहते हैं। अच्छा, लोग भी ऐसा करते हैं? मैं घर पर जाकर फोन पर पक्का देखूंगी कि ऐसा कैसे होता है। राधिका अपने घर आ जाती है। वो बैठकर फोन में वीडियो देख रही थी। वीडियो में कुछ लोग जंगल में फावड़े से एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर मिट्टी से एक बहुत ही सुंदर घर बना रहे थे। अरे वाह, ये आइडिया तो कितना अच्छा है, जमीन के अंदर घर। लेकिन मैं पूरा घर तो नहीं बना सकती ना, उसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और वो अकेले मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन मैं अपनी रसोई तो बना सकती हूँ ना। बस मुझे आंगन में एक बड़ा सा गड्ढा खोदना है और ऊपर से मैं उसकी छत कर दूंगी। बस मेरी ठंडी रसोई तैयार हो जाएगी। राधिका बहुत खुश होकर अपने घर वालों को सब कुछ बताती है कि वो किस तरह गड्ढा खोद कर रसोई बनाएगी। अरे ओ हसीन सपने देखने वाली, पागल हो गई है क्या तू? गर्मी से तेरा दिमाग खराब हो गया है लगता है। अरे ये सब गड्ढे खोदकर घर बनाना सिर्फ कहानियों में है और तेरे उस डिब्बे की वीडियो में ही अच्छा लगता है। असली में ऐसा कुछ नहीं बन सकता। हाँ बहू, अम्मा सही कह रही हैं, ये सब फालतू काम है। देखिए, अगर आप लोगों को मेरी इस परेशानी में मुझे सपोर्ट करना है तो कीजिए, वरना मैं अकेले ही सब कुछ कर लूंगी। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, जा तो खुद ही अकेले कर ले, अपना गड्ढा खोद, हमसे ना होगा ये सब। अगले दिन राधिका दोपहर को एक बड़ा सा फावड़ा लेकर आंगन में आ जाती है। हाँ, ये जो आंगन वाली जमीन है ना, ये थोड़ी खोखली है। मैं यहीं पर गड्ढा खोदना स्टार्ट करती हूँ। राधिका फावड़े से शुरू कर देती है। वो अकेली धूप में लगातार मिट्टी खोद रही थी। थोड़ी देर तक लगातार खोदने के बाद वो बहुत ज्यादा थक जाती है। गर्मी से परेशान होकर वो एक जगह बैठ जाती है। बहुत मुश्किल है, पर करना पड़ेगा। राधिका फिर से खुद स्टार्ट कर देती है। तभी राघव वहां आता है। राधिका, अगर तुम इतनी भयंकर गर्मी में अपनी सेहत की परवाह किए बिना ये सब कर रही हो तो तुम्हें पक्का पूरा विश्वास होगा अपने आइडिया पर। और अगर तुम्हें यकीन है ना कि तुम अपने लिए एक ठंडी रसोई बना सकती हो तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। राघव और राधिका दोनों साथ में खोदने लगते हैं। तभी थोड़ी देर बाद अवनी वहां आ जाती है। अरे भाभी, आप लोग अकेले क्यों कर रहे हो? लाओ, मैं भी आपकी मदद करूंगी। अवनी भी उनके साथ लग जाती है। धीरे धीरे यामिनी जी और गोविंद जी भी बाहर आ जाते हैं और मदद करने लगते हैं। पूरा परिवार एक साथ मिलकर गड्ढा खोदने लगता है। लेकिन रोहित और मोहित दूर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। अरे ये देखो, इतने बड़े सांड हो गए हैं, जवान हैं, पर यहाँ आकर अपने भाई भाभी की मदद नहीं कर सकते। बस आराम से वहाँ खड़े होकर दांत दिखा रहे हैं। इनको तो अगर मैं बुलाऊंगी भी ना तब भी नहीं आएंगे ये कामचोर। अरे बाजी, आप फिक्र मत कीजिए, आप बस तमाशा देखिए। अब ये दोनों आपके कैसे दौड़े दौड़े आएंगे। राधिका रोहित और मोहित के पास जाती है। अरे देवर जी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको पता है कि मैंने गांव में सुना है कि जब लोग ऐसे ही पुरानी जमीन खोदते हैं ना तो उनको राजा महाराजाओं के जमाने का खजाना मिल जाता है। और मुझे तो पक्का यकीन है कि हमारे परदादा जी ने इसी आंगन में खजाना जरूर गाड़ा होगा। सोचो, अगर वो खजाना हमको मिल गया तो आप दोनों रातों रात करोड़पति हो जाओगे। फिर तो आपको जिंदगी भर काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आप दोनों की शादी भी हो जाएगी। भाभी, आप बस देखते जाओ, हम अभी ये पूरा आंगन खोद डालेंगे। चल रोहित, आज तो खजाना निकाल कर ही मानेंगे। सब मिलकर खुदाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वहाँ पड़ोसने आ जाती हैं। अरे यामिनी, ये क्या हो रहा है तुम्हारे घर में? अरे विमला, मेरी बहू राधिका यहाँ जमीन के अंदर अपने लिए एक ठंडी रसोई बना रही है।
क्या जमीन के अंदर रसोई? अरे बाप रे, लगता है इस गर्मी से तुम्हारे पूरे परिवार का दिमाग खराब हो गया है। औरतें इनका मजाक उड़ाने लगती हैं और वहां से चली जाती हैं। आप लोग इनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, ये लोग तो पागल हैं। जब हमारी रसोई बनकर तैयार होगी ना, तब यही लोग जल भुनकर खाक हो जाएंगे। हमें बस अपना काम करना है। कुछ समय बीत जाता है। पूरा परिवार अभी भी गड्ढा खोदने में लगा हुआ था, जो कि अभी बस थोड़ा ही खुदा था। पूरा परिवार बहुत ज्यादा थक गया था। सभी बैठे हुए थे। अरे ऐसे कैसे हार मान लोगे? हमें हार नहीं माननी है, हमें तो मेहनत करनी है। सब उठो और मेहनत करो। पूरा परिवार फिर से एक साथ उठता है और गड्ढा खोदने में लग जाता है। कुछ दिनों बाद गड्ढा पूरी तरह खुद जाता है। अरे बहू, गड्ढा तो बहुत बढ़िया और गहरा खोद दिया है, लेकिन अब ये बता कि हम नीचे कैसे जाएंगे? अरे माँ जी, हम नीचे जाने के लिए मिट्टी की सीढ़ियाँ बनाएंगे। राधिका एक मजबूत रस्सी के सहारे नीचे जाती है। फिर वो मिट्टी की मजबूत सीढ़ियां बनाती है। माँ जी आइए, सीढ़ियाँ बन गई हैं। अरे वाह बहू, तूने तो कमाल कर दिया। और यहाँ तो सच में बहुत ठंडक लग रही है। बाहर तो आग बरस रही है, लेकिन यहाँ तो एकदम ठंडक है। पूरा परिवार नीचे आ जाता है। सभी बहुत खुश होते हैं। भाभी, ठंडक तो बहुत है, लेकिन देखो इन दीवारों से तो सूखी मिट्टी झरझर रही है। अगर आप यहाँ नीचे चूल्हा जलाकर खाना बनाओगी तो खाने में मिट्टी तो गिर ही जाएगी ना। अरे अवनी, मैं इसे ऐसे थोड़ा ना छोड़ दूंगी। मैं तो इसे एकदम वाटरप्रूफ करूंगी। इन दीवारों पर मैं इतना मजबूत और बढ़िया प्लास्टर लगाऊंगी कि गांव के बड़े बड़े कारीगर भी हैरान रह जाएंगे। अगले दिन राधिका बहुत सारा चूना, गाय का गोबर, चिकनी मिट्टी को मिलाकर एक बढ़िया पेस्ट तैयार करती है। चलो अब करते हैं दीवारों का मेकअप। राधिका, अवनी और यामिनी जी मिलकर उस पेस्ट से गड्ढे की दीवारों और सीढ़ियों को लीपने लगती हैं। रोहित और मोहित भी उनकी मदद कर रहे थे, लेकिन वो बहुत बुरी तरह गंदे हो गए थे उस पेस्ट से। ए भगवान, हम तो घर से बाहर खेतों में काम करने नहीं जाते थे कि धूप लगेगी, पर भाभी ने तो हमें घर के अंदर ही मजदूर बना दिया। हाँ यार, इससे अच्छा तो हम सच में मजदूरी कर लेते। कम से कम पैसे तो मिलते। कुछ ही देर में गड्ढे की दीवारें अच्छे से लिप जाती हैं। अगले दिन राधिका गड्ढे में अपनी रसोई का सेटअप करने लगती है। भाभी, चूल्हा तो लग गया, लेकिन अभी ये इतना अच्छा नहीं लग रहा। और ये बताओ, आप जो हल्दी नमक के मसाले के डिब्बे हैं, वो सब कहाँ रखोगी? जमीन पर? और इसकी तो छत भी नहीं है अभी, ऊपर से धूप भी आ रही है। अरे अवनी, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ होगा, बस देखते जाओ। राधिका चिकनी मिट्टी और गोबर से सुंदर मिट्टी की अलमारियां बनाती है। फिर वो गांव से लाए हुए सफेद चूने लाल मिट्टी से उन अलमारियों और दीवारों पर बहुत ही बढ़िया डिजाइन बना देती है। अरे वाह बहू, तूने तो इसे महल बना दिया। अलमारियाँ भी कितनी सुंदर है। चल ठीक है, तूने अपनी रसोई तो सजा ली, लेकिन ये बता कि इसकी छत कैसे करेगी? ऊपर से तो अभी भी धूप और धूल आ सकती है। छत तो मैं इसकी एकदम ऐसी मजबूत बनाऊंगी माँ जी, कि आप देखती रह जाओगी। राधिका राघव के पास आती है। सुनिए, आप जल्दी से पास वाले जंगल जाइए और वहाँ से मजबूत बांस काट कर लाइए। उन्हीं से मैं इसकी छत बनाऊंगी। राघव जंगल से बहुत सारे बांस लेकर आता है। राधिका और राघव मिलकर उन बांसों को गड्ढे के ऊपर एक लाइन से बिछा देते हैं। फिर बांस के ऊपर अच्छे से मिट्टी से लीप देती है। देखो ये पॉलीथिन, इससे अगर कभी बारिश होगी तो पानी अंदर नहीं टपकेगा। पॉलीथिन बिछने के बाद छत एकदम मजबूत बन जाती है। अरे बहू, छत तो तूने बहुत ही मजबूत बना दी, लेकिन अंदर तो एकदम अंधेरा हो गया है, कुछ दिख ही नहीं रहा। अब यहाँ उजाला तो कर। अब भी करती हूँ दादी जी। राधिका गड्ढे में लाइट भी लगा देती है। साथ में राधिका दीवारों में छोटे छोटे हॉल भी बना देती है। देखिए, अगर कभी लाइट चली भी जाए तो मैं इन हॉल में मिट्टी के दिए या लालटेन रख दूंगी, जिससे मेरी रसोई में उजाला होता रहेगा। अगले दिन सभी घर वाले घर के अंदर बैठे थे और राधिका अपने गड्ढे वाली रसोई में खाना तैयार कर रही थी। जैसे वो चूल्हा जलाती है, गड्ढे में धुआं भरने लगता है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? धुआं इतना ज्यादा हो जाता है कि वो बाहर तक फैलने लगता है। घर वाले धुआं देखकर घबरा कर बाहर आ जाते हैं। अरे ये क्या हुआ? आग लग गई है क्या नीचे? बहू तू ठीक तो है? राधिका खांसते हुए सीढ़ियों से ऊपर आती है। धुएं की वजह से उसका पूरा चेहरा और कपड़े एकदम काले हो गए थे। उसकी हालत बहुत खराब थी। अरे शांति, देखी कौन सी कोयले की खदान से मजदूर निकल कर आई है। अरे ये तो एकदम तबाह लग रही है। हमने तो सुना था कि यामिनी की बहू ठंडी रसोई बना रही है, पर इसने तो भट्टी बना दी। ये ठंडी रसोई नहीं, एकदम गर्म चूल्हा बन गई है। सभी लोग राधिका की हालत पर हंसने लगते हैं। अगले दिन सुबह वो एक मोटा बांस लाती है। उससे एक देसी चिमनी तैयार करती है। वो उस बांस को चूल्हे के ठीक ऊपर लगा देती है और बांस का दूसरा हिस्सा बाहर निकाल देती है। दोपहर का समय था। राधिका रसोई में खाना बना रही थी। अरे वाह, कितनी धूप है ऊपर,
कितनी भयंकर गर्मी है, लेकिन तब भी मुझे यहाँ कितनी ठंडक लग रही है। कितना ठंडक है यहाँ तो, सच में मजा आ गया। अब धुआं सीधा उस बांस की चिमनी से बाहर जा रहा था। अंदर बिल्कुल धुआं नहीं भर रहा था। लाइट जल रही थी और दीवारों का डिजाइन चमक रहा था। रसोई एकदम परफेक्ट लग रही थी। राधिका खुशी खुशी खाना तैयार करके ऊपर घर वालों के पास लाती है। क्यों बहू, कितना मजा आया आज अपनी उस गड्ढे वाली ठंडी रसोई में खाना बनाने में। माँ जी बहुत मजा आया, ना कोई धुआं ना कोई गर्मी, एकदम एसी वाली ठंडक महसूस हो रही थी। मान गए बहू तेरी अकल को। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, पर तूने कर दिखाया। कमाल कर दिया बहू तूने। पूरा परिवार राधिका की तारीफ करता है। रात का समय हो जाता है। राधिका अपनी ठंडी रसोई में खाना बना रही थी। किसी ने सच ही कहा है, मुसीबतें तो सबकी जिंदगी में आती है, लेकिन उनका डटकर सामना करना चाहिए। अगर मैं गर्मी से डटकर हार मान लेती तो क्या ये सुकून मिल पाता। मैंने सामना किया और देखो मैंने अपने लिए अपनी ठंडी रसोई बना डाली। कभी भी दिक्कत देखकर भागना नहीं चाहिए इंसान को। तभी अवनी वहाँ आती है। अरे भाभी, यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंडक है। ऊपर कमरे में तो इतनी गर्मी लग रही है, लेकिन यहाँ तो मजा आ गया। भाभी अब से ना मैं भी आपकी मदद करवाऊंगी। अब तो मैं बीमार नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंडक है। मुझे चक्कर भी नहीं आएंगे। हाँ हाँ अवनी, अब हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगी। दोनों बातें करते हुए खाना बनाती हैं। कुछ समय बीत जाता है। राधिका अपनी उसी ठंडी रसोई में एक छोटी सी चटाई बिछाकर आराम से खाना खा रही थी। ठंडी रसोई में खाना बनाने के बाद यहीं बैठकर खाना खाने का मजा ही एकदम अलग है। सच में बहुत मजा आ रहा है। बाहर कितनी गर्मी है, लेकिन यहाँ देखो कितनी ठंडक है। एकदम मस्त बनी है मेरी गड्ढे वाली रसोई, लेकिन इसमें ना अभी कुछ चीजों की कमी लग रही है। मुझे इसे और ठंडा करना होगा। ऐसा करती हूँ कि यहाँ छोटे छोटे गमले बनाकर उनमें मिर्ची, टमाटर, धनिया के पौधे लगा देती हूँ। इससे मेरे को घर की फ्रेश सब्जियाँ भी मिलेगी और मेरी रसोई भी एकदम बढ़िया हो जाएगी। कुछ दिन बीत जाते हैं। राधिका ने अपनी जुगाड़ से मिट्टी के छोटे छोटे गमले बनाकर रसोई की दीवारों के चारों तरफ टांग दिए थे। उसमें धनिया, मिर्ची और टमाटर के पौधे उगाए थे। इन पौधों से रसोई में और ज्यादा ठंडक हो गई थी। एक रात पूरा परिवार एक साथ रसोई में बैठकर खाना खा रहा था। हाँ, अब लग रहा है कि जिंदगी में सुकून है। एकदम एसी जैसी ठंडक हो गई है। यहाँ मजा ही आ गया। सब लोग हंसते मुस्कुराते हुए खाना खा रहे थे। तभी ऊपर से शांति गड्ढे में झांकती है। अच्छा, ये लोग यहाँ मजे कर रहे हैं और हम वहाँ अपने घर में गर्मी से उबल रहे हैं। अब देखो मैं इन्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। शांति जल्दी से एक पानी की बाल्टी लाती है और बिना कुछ देखे वो सारा पानी ऊपर से गड्ढे के अंदर डाल देती है और वहाँ से चली जाती है। देखा बहू, ये आसपास के लोग बहुत ज्यादा जलते हैं हमसे। और कल भी मैंने देखा था वो पड़ोस के छोटे बच्चे इसमें कंकड़ पत्थर डाल रहे थे। अरे बहू कुछ तो कर, इनका कुछ दरवाजा वगैरह लगा, नहीं तो ये लोग तेरी मेहनत पर पानी फेर देंगे। देखना तेरी वो अलमारी वगैरह बेकार हो जाएगी पानी से। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, मैं कल ही इसका जुगाड़ करती हूँ। अगले दिन सुबह राधिका गांव के कबाड़ी वाले के पास जाती है और वहां से एक लोहे का खराब गेट लाती है। वो उस गेट को ठीक करती है और फिर वो उसे गड्ढे के ऊपर लगा देती है। अब देखती हूँ कौन क्या डालता है इसमें। कान खोलकर सुन लो सब लोग, ये मेरी ठंडी रसोई है। मैंने इसे बहुत मेहनत से बनाया है अपने घर वालों के लिए और खुद के लिए। अगर किसी ने भी इसे बिगाड़ने की या कचरा डालने की कोशिश की ना, तो मैं कसम खाती हूँ उसे घर में घुसकर मारूंगी, छोड़ूंगी नहीं किसी को। रात हो जाती है। सभी घर वाले एक साथ अपने कमरे में बैठे हुए थे और सभी गर्मी से बहुत परेशान हो रहे थे। उफ, इस गर्मी से तो हाल बेहाल हो गया है। कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है आज तो। अरे तो आप लोग यहाँ बैठकर क्यों बोल रहे हैं? मेरी रसोई के अंदर चलो ना, हम लोग है ना अपनी गद्दे भी वहीं लेकर चलते हैं। रसोई तो वैसे भी बहुत बड़ी है और चूल्हा तो एक साइड बना हुआ है। वहाँ सोने की बहुत जगह है। हम वहीं पर आज सोकर देखते हैं, शायद थोड़ी ठंडक मिल जाए। सब घर वाले रसोई में आकर बिस्तर लगाकर सो जाते हैं। अरे वाह, यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंडक है। और ये जो पेड़ पौधे यहाँ पर लग गए हैं ना बहू, इन सबसे तो और ज्यादा मजा आ रहा है। अगले दिन राधिका ठेले वाले से सब्जी खरीद रही थी। तभी वहाँ विमला और शांति आ जाती हैं। अरे शांति, मेरे घर वाले तो कल शहर से वो सफेद रंग का गोल गोल पंखा लाए हैं ना, एग्जॉस्ट फैन। अब तो मेरी रसोई एकदम बर्फ जैसी रहती है। अरे विमला वो सब छोड़, मेरे पतिदेव तो कह रहे थे कि इस बार फसल अच्छी कटी ना तो सीधा वो एसी लगवाएंगे रसोई में। हमारी रसोई का तो क्या ही कहना। चाची जी, आपकी बिजली वाली जो मशीनें हैं ना, वो कभी भी धोखा दे सकती है। लाइट गई तो आपका कश्मीर तुरंत राजस्थान बन जाएगा। कभी आना मेरी रसोई में। मेरी रसोई तो परमानेंट ठंडी है। बिना बिजली के 24 घंटे एसी जैसी हवा आती है।
अच्छा, इतना घमंड। चल चल देखते हैं तेरी उस गड्ढे वाली रसोई में ऐसा कौन सा शिमला बसा हुआ है। राधिका विमला और शांति को लेकर अपनी ठंडी रसोई में आती है। अरे बाप रे, ये तो सच में बहुत ज्यादा ठंडी है। हमने तो सोचा था कि ये उबल रही होगी, पर यहाँ तो एकदम ठंडक है। अरे अरे, ये कोई ठंडी वंडी नहीं है, ये तो एकदम बेकार है। ये तो मुझे यहाँ पर बहुत गर्मी लग रही है। चल विमला यहाँ से। दोनों पड़ोसनें वहां से चली जाती हैं। मुझे सब पता है, इनको रसोई में ठंडक तो महसूस हुई है, लेकिन ये जलती है ना, इसलिए कुछ नहीं बोली। अगले दिन सुबह यामिनी जी रोहित और मोहित को बहुत डांट रही थी। तुम दोनों थोड़ी शर्म करो, इतने बड़े हो गए हैं पर मजाल है जो हाथ पैर हिला लो। अरे तुम्हारी तो शादी भी नहीं होगी कभी इस काम चोरी के चक्कर में। यामिनी जी उन्हें बहुत उल्टा सीधा सुनाकर वहां से चली जाती हैं। रोहित और मोहित दुखी हो जाते हैं। तभी राधिका उनके पास आती है। देवर जी, माँ जी की बातों का बुरा मत मानिए, पर देखिए आपको अब काम करना चाहिए। मेहनत से डरना थोड़ी चाहिए इंसान को। आपने अपने भैया को देखा, वो अकेले धूप में काम करते हैं आप लोगों के लिए, और उन्होंने आज तक आप दोनों से कभी भी काम के लिए जबरदस्ती नहीं की। और चौपाल पर बैठे लोग आप दोनों के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, तो आपके भैया हमेशा आप लोगों की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, उनके बारे में फालतू मत बोलो। तो क्या आपको अपने भाई के बारे में नहीं सोचना चाहिए? आपको काम करना चाहिए ताकि घर का बोझ कम हो। फिर देखना, पहले आपकी सगाई होगी, फिर धूमधाम से शादी होगी। भाभी आप सही कह रही हो, हम बहुत आलसी हो गए थे, माफ कर दो हमें। हाँ भाभी, आपने हमारी आंखें खोल दी। अब हम काम करेंगे, भैया का साथ देंगे। अगले दिन सुबह राघव काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी रोहित और मोहित भी काम पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। भैया, आज से हम भी आपके साथ काम पर चलेंगे। ये देखकर सभी घर वाले खुश हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद राधिका आंगन में बैठकर घर वालों से बात कर रही थी। माँ जी, आप तो देवर जी भी काम पर जाने लगे हैं, क्यों ना अब इनकी शादी की बात चलाई जाए। अरे बहू, बात तो मैं भी चलाना चाहती हूँ, पर मुझे यही डर लगता है कि कोई अच्छी फैमिली तैयार होगी या नहीं। हमारा घर देख लेगी तो वैसे भी मना ही कर देंगे, लेकिन अब भी रिश्ते की मैं बात कर रही हूँ। कोई परिवार मिलता है तो फिर बात आगे बढ़ाएंगे। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। अरे सुनते हो सब लोग, आज लड़की वाले रोहित और मोहित को देखने आ रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कैसे क्या रहेगा। अरे अब हम क्या करेंगे? वो लोग तो अच्छे परिवार से हैं। हमारा ये एक कमरा तो बहुत छोटा है और गर्मी भी लगती है इसमें। हम उन्हें बैठाएंगे कहाँ? बाबूजी आप फिक्र मत कीजिए, हम ऐसा करते हैं ना कि जो लड़की वाले आ रहे हैं उन्हें हम मेरी उस ठंडी रसोई में ही बैठाते हैं। अरे बहू, पता नहीं क्या होगा, कहीं वो लोग भड़क ना जाए कि हमें गड्ढे में बैठा दिया। चल तू जैसा कह रही है वैसा कर ले, बस वो लोग गुस्सा ना हो जाए। दोपहर का समय हो जाता है। लड़की वाले आ चुके थे। राधिका ने उन्हें अपनी रसोई में बैठाया था और उसने रसोई को और सजा भी दिया था। अरे वाह, आपकी रसोई तो बहुत ज्यादा ठंडी है, यहाँ तो एकदम मजा आ रहा है। हाँ पापा, यहाँ तो हम भी सो सकते हैं, कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। अरे भाई साहब, ये सब इस घर की बड़ी बहू राधिका की वजह से हुआ है, और ये दोनों मेरे बेटे बहुत मेहनती है, दिन भर खेतों में काम करते हैं। देखिए यामिनी जी, हम भी कोई बहुत अमीर घर से नहीं हैं। हम भी मेहनती लोग हैं। मुझे बस यही चिंता थी कि मेरी बेटियों को खाना बनाने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हमारे घर में जो रसोई है ना, उस पर टीन डली हुई है। हमारी बेटियों को वहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, इसलिए मैं उनके लिए ऐसा घर देख रहा था जहाँ उन्हें सुकून मिले। और आपकी ये रसोई तो सच में बहुत ज्यादा मस्त है। अब मुझे ये रिश्ता मंजूर है। रोहित और मोहित का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ साल बीत जाते हैं। रोहित और मोहित की शादी हो चुकी थी। अब तीनों भाई मिलकर काम पर जाते हैं और खूब मेहनत करते हैं। उनकी मेहनत रंग लाती है और वो लोग अपना अच्छा घर बनवा लेते हैं। दोपहर का समय था। तीनों बहुएं एक साथ गड्ढे वाली रसोई में खाना बना रही हैं। भाभी सच बताओ, पहले जब हमने बाहर से आपका वो कच्चा घर देखा था ना, तो हमें लगा था कि हम तो यहाँ फंस जाएंगे, पर जैसे ही आप लोग हमें इस रसोई में लेकर आए ना, कसम से मजा आ गया। हाँ भाभी, हमने तो जैसे ही आपकी ये ठंडी रसोई देखी थी, हम तो तभी मान गए थे कि हमें तो बस इसी घर में आना है। तीनों बहुएं खुश होकर खाना बनाती हैं और पूरे परिवार वाले हंसी खुशी अपने नए घर में और ठंडी रसोई में हंसी खुशी रहने लगते हैं।